फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम राही सर के मटेरियल पे बेस्ड अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो फॉर मटेरियल क्रेडिट गोज टू राही सर। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में हमने 100 नंबर पॉइंट्स तक देख लिया हुआ था। इसके आगे हम 101 से आज शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम इन सब पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन। 101 ये कहता है कि चार्जेज इन अकाउंट ऑफ जनरल सर्विसेज। ठीक है, जो चार्जेज है फॉर जनरल सर्विसेज, जैसे कि लाइक एस्टेब्लिशमेंट लाइव स्टॉक्स टूल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट डिवीजन। व्हाट इज़ द पॉइंट कि जनरल सर्विसेज होंगे जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट लाइव स्टॉक्स टूल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट डिवीजन शुड बी क्लासिफाइड अंडर द सब हेड। तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? जनरल सर्विस होना चाहिए, फॉरेस्ट डिवीजन की बात हो रही है। सॉरी, जनरल सर्विसेज लाइक एस्टेब्लिशमेंट लाइव स्टॉक्स टूल्स एंड प्लांट्स। तो उसको जो है एस्टेब्लिशमेंट कंजर्वेंसी एंड वर्क, ये सब हेड है, उसके अंतर्गत हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 102, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए फॉरेस्ट डिवीजन the abstract for the month of March each year should be accompanied by a brief statement। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट डिवीजन की बात हो रही है, द एब्स्ट्रैक्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, हर साल मार्च का जो एब्स्ट्रैक्ट होगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च शुड बी accompanied by a brief statement explaining the circumstances for each item outstanding for a period of मोर देन 12 मंथ। तो हर साल मार्च में एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन। और जब मार्च में एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार होगा हर साल, तो उसके साथ शुड बी अकम्पेंड बाय अ ब्रीफ स्टेटमेंट, और उसके साथ एक मतलब कह सकते हैं कि कुछ ब्रीफ स्टेटमेंट होगा उसके साथ, जो कि एक्सप्लेन करेंगे कि सर्कमस्टांसेज उन सारे आउटस्टैंडिंग्स आइटम्स के बारे में जो कि ओवर मोर देन 12 मंथ, चूँकि अब जैसे कि देखो एक साल का पीरियड है, तो हमने मार्च में एक एब्स्ट्रैक्ट तो बना ही रहा है, लेकिन हम उन सारे जो आइटम्स हैं जो कि मोर देन 1 ईयर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, इस पीरियड के पीछे के भी आउटस्टैंडिंग है, उसको हम एक तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेज कि ये हमारा जो आइटम्स है वो आउटस्टैंडिंग मोर देन 12 मंथ्स रह चुका है, रह रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 103, एन ऑब्जेक्शन बुक इज मेंटेन इन द ऑफिस ऑफ द AGAE फॉर ऑब्जेक्शन रिलेटिंग टू। अब एक ऑब्जेक्शन बुक होगा जो कि AGAE में मेंटेन होगा, और वो होगा ऑब्जेक्शन रिलेटिंग टू किस चीज़ के ऑब्जेक्शन के लिए? तो नॉन रिसीट ऑफ वाउचर्स एंड स्टाम्प्ड रिसीट। यदि AGAE में मतलब जो अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट का ऑफिस है, वहाँ एक ऑब्जेक्शन बुक मेंटेन होगा, और वो इस चीज़ के लिए मेंटेन होगा कि यदि उनको वाउचर्स या स्टाम्प्ड रिसीट नहीं मिलता है, तो उस केस में वो ऑब्जेक्शन बुक में उसकी एंट्री करेंगे। एन एनुअल रिव्यू ऑन द वर्किंग ऑफ ऑल PWDs इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड ईच ईयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। एन एनुअल रिव्यू ऑन द वर्किंग ऑफ ऑल PWD। ठीक है, एक एनुअल रिव्यू होगा किस चीज़ के लिए? वर्किंग ऑफ ऑल PWD इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो भी PWD की वर्किंग है, ठीक है, उसका एक एनुअल रिव्यू रिक्वायर्ड है, जो कि हर साल कंडक्ट होगा। ये ध्यान में रखना होगा कि एनुअल रिव्यू PWD का हर साल कंडक्ट होगा, और उसको सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, और उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। ठीक है, तो PWD का जो वर्किंग है उसका एनुअल रिव्यू होगा, और वो एनुअल रिव्यू कंडक्टेड ईच ईयर होगा, हर साल कंडक्ट होगा, और उसको भेजा जाएगा टू स्टेट गवर्नमेंट, और ये भेजा जाएगा बाय 15 दिसंबर। ठीक है, तो जो एनुअल रिव्यू होगा वो 15 दिसंबर तक भेजना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांस पेमेंट टू फॉर्म्स फॉर सप्लाई इफ स्टोर शुड बी डेबिटेड। ठीक है, वर्क कंसर्न फंक्शनल रेवेन्यू हेड ETC। तो ये कह रहा है कि एडवांस पेमेंट टू फॉर्म्स फॉर सप्लाई, उसको हम कहाँ रखेंगे? एडवांस पेमेंट टू फॉर्म्स फॉर सप्लाई
जो है वो कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, किसी फर्म्स को हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं स्टोर्स के सप्लाई के लिए, है ना, तो वो डेबिट होगा। वर्क कंसर्न फंक्शनल रिवेन्यू हेड जो भी होगा तो उसके अंतर्गत एक कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजैक्शन है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एडवांस पेमेंट किसी फर्म को हो रहा है सप्लाई ऑफ स्टोर्स के लिए हो रहा है, तो हम डेबिट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजैक्शन हेड को। नेक्स्ट है हमारा 106, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक विल बी ब्राउट अप टू डेट अंडर द सुपरविजन ऑफ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक विल बी ब्राउट अप टू डेट। जो मेजरमेंट बुक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है उसको अप टू डेट रखना होगा, ठीक है। और ये जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ, जो हमारा एसडीओ होगा, एसडीओ के सुपरविजन में स्टैंडर्ड एमबी को अप टू डेट रखना होगा या अप टू डेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट टू परमानेंट एंड टेम्पररी एम्प्लॉयज ऑफ द डिवीजन इज चार्ज टू। यदि परमानेंट और टेम्पररी एम्प्लॉय है, उसको किसी डिवीजन का है और उसको पेमेंट करना है, तो वो चार्ज होता है डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। चाहे वो टेम्पररी एम्प्लॉय ऑफ द डिवीजन हो, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द डिवीजन हो, जो उसको पेमेंट किया जाना है तो उसको उस डिवीजन के डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ अनपेड वेजेज। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ अनपेड वेजेज होंगे ऑन मस्टर्ड ऑल्सो बी मेड ऑन हैंड रिसिट CPWA 28। इसको ज़रूर से ज़रूर याद रख लीजिएगा। जैसे कि हमने पेमेंट करना है और उसमें से कुछ पेमेंट रह गया, तो वो हमारा अनपेड वेजेज है। फिर जब हम उसका सब्सिक्वेंट पेमेंट करेंगे तो अनपेड वेजेज का जो सब्सिक्वेंट पेमेंट होगा, बाद में जो पेमेंट करना, उसको एज ए हैंड रिसिट इन्फॉर्म CPWA 28 के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 109, each distinct item of work or supply should be shown separately. Sorry, each distinct item if work और सप्लाई, ठीक है, जो भी हो वर्क सप्लाई, should be shown separately in the contractors शोल्डर्स, यहाँ पे कुछ मिसटाइप हो गया है, बिल इन टर्म्स ऑफ डैश। तो ये कह रहा है कि इच डिस्टिंक्ट आइटम इफ वर्क और सप्लाई, चाहे वर्क का हो या सप्लाई का हो, जो भी हो डिस्टिंक्ट आइटम, उसको सेपरेटली दिखाया जाना चाहिए, C&D लेजर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इसका बिल होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स, सॉरी मैंने C&D लेजर बोल दिया, जो भी उसका बिल है, ठीक है, तो उस बिल में लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो कोई भी वर्क से रिलेटेड है, कोई भी सप्लाई से रिलेटेड है, तो जो भी आइटम है उसको सेपरेटली शो किया जाएगा, उसको सेपरेटली शो किया जाएगा बिल में। और वो जो है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू बोथ, मतलब उसमें क्वांटिटी भी होगा और उसका वैल्यू भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी। तो बिल जो होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स जो बिल है उसमें क्वांटिटी भी होगा, वैल्यू भी होगा, और हर डिस्टिंक्ट आइटम को वर्क और जो सप्लाई है उससे रिलेटेड जो भी है उसको सेपरेटली उसमें मेंशन किया जाएगा। ये है द लाइसेंस फी फॉर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग शैल बी रिवाइज्ड बाय। This point also must be kept in mind for from exam point of view. लाइसेंस फी फॉर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, लाइसेंस फी होगा गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो वो रिवाइज होता है डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के द्वारा। तो जो भी बिल्डिंग में मतलब जो भी रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग के जो भी लाइसेंस फी है, उसको रिवाइज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट की होती है। नेक्स्ट है हमारा 111 कि if a building is accurately occupied prior to closing the accounts of expenditure on its construction, acquisition, etc., the license fee is chargeable from. Now अब कह रहा है कि कोई बिल्डिंग जो है वो एक्चुअली ऑक्यूपाइड हो गया है, कब हो गया है, तो प्रायर टू क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मतलब कि जो उस बिल्डिंग का जो अकाउंट है, एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वो क्लोज नहीं हुआ है, बट द बिल्डिंग हैज़ बीन ऑक्यूपाइड। अकाउंट हमारा क्या हुआ, नॉट क्लोज्ड, लेकिन बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया है, ठीक है, बिल्डिंग जो है बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो गया। तो उस केस में
और वो ठीक है, एक्विजिशन ETC, ठीक है, द लाइसेंस फी चार्जेबल फ्रॉम, उस केस में लाइसेंस फी कहाँ से चार्जेबल होगा? तो मतलब कि जिस डेट में हमारा क्लोज हो जाएगा, जो भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा था, जो भी एक्विजिशन का काम चल रहा था, वो कंप्लीट होने के, क्लोज होने के बाद से जब से फंक्शनल में आएगा, या जिस डेट से वो उस पर्पस के लिए ऑपरेट हो जाएगा, उस डेट से लेंगे या किस डेट से लेंगे। तो यदि हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन का जो भी है, और उससे पहले ही ऑक्युपाइड हो गया बिल्डिंग, तो उस केस में जिस डेट से, डेट ऑफ ऑक्युपेंसी जो होगा, उस डेट से लाइसेंस फी चार्जेबल होगा। तो दिस पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है 112, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री विथ हेड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। तो ये डेबिट और क्रेडिट एंट्री के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होगा? तो डेबिट 2049 हो जाएगा इंटरेस्ट के लिए, और क्रेडिट करेंगे 8009 के लिए। तो 2049 इंटरेस्ट का हेड है, और 8009 शायद हमारा GPF का है, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका। तो हम डेबिट और क्रेडिट एंट्री करेंगे। यदि इंटरेस्ट की बात है तो 2049 को डेबिट कर देंगे, और जो PF का हेड है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये याद रखेंगे। इसमें जैसे मैं कोई पॉइंट कहता हूँ कि याद रख लेंगे या उसको नोट कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हू बहू वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन आपके पास चूंकि जो ऑप्शंस आएंगे तो उसमें वो पॉइंट का यूज हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस जो होंगे थोड़े बड़े बड़े भी हो सकते हैं, सिंगल छोटे छोटे ऑप्शंस वाले भी होते हैं, बड़े बड़े भी ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपको दोनों जगह काम आएंगे। तो इसलिए उस पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को याद रखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस या बड़े बड़े ऑप्शंस है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है, हम देखते हैं 113, ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है कि ए ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर मे नॉट बी इनिशियल्ड बाय द SDO इवन फॉर द केसेज कम अंडर हिज कॉग्निजेंस। कह रहा है कि ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर SDO के द्वारा इनिशिएट नहीं किया जा सकता है यदि वो केस उसके कॉग्निजेंस में आता है। तो ये कह रहा नहीं, ये फॉल्स है। SDO में इनिशिएट एंड काउंटर साइंड बाय DO। ठीक है, तो ट्रांसफर एंट्री ये कह रहा है कि वो इनिशिएट SDO कर सकता है, उसके कॉग्निजेंस में आता है तो वो इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, और वो DO के द्वारा काउंटर साइन किया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 114, द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट, इशू एंड बैलेंस ऑफ रोड मेटल इन CPWS 60 CPWS 16 शुड बी मेंटेन्ड इन। ठीक है, ये कहाँ पे मेंटेन होगा, किस चीज़ का? तो जो भी हमारा रिसीट हो रहा है, जो भी हमारा रिसीट है, जो भी हमारा इशू है, और जो भी हमारा बैलेंस है, किस चीज़ से रिलेटेड? तो जो हमारा रोड मटेरियल है, ठीक है, जो कि फॉर्म 16 में होता है। तो फॉर्म 16 में जो हमारा रोड मटेरियल, रोड मेटल से रिलेटेड रिसीट है, क्या रिसीट आया, क्या इशू हुआ, क्या बैलेंस बच रहा, तो वो मेंटेन किया जाता है कहाँ पे? तो वो मेंटेन होता है हमारा SD ऑफिस में। ठीक है, वो हमारा SD ऑफिस में मेंटेन होता है। नेक्स्ट है, द मटेरियल शुड बी इशूड ओनली ऑन रिसीट ऑफ एन इंसिडेंट फॉर्म CPWS 7 साइंड बाय। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मटेरियल हम कब इशू करेंगे, मटेरियल के लिए हमें इंडेंट चाहिए, और इंडेंट का फॉर्म क्या होता है? CPWS 7 होता है, जो कि इंडेंट 5 कॉपीज में बनता है। ठीक है, तो जो हमारा इंडेंट है CPWS 7 में, ठीक, कोई मटेरियल को इशू किया जाएगा उसके बेस पे, तो वो जो है, जो इंडेंट होगा CPWS 7 में, वो साइंड बाय DO होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 116, द two distinct categories in which all the four classes of PWD stores are grouped। दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज जिसमें कि ऑल द फोर क्लासेज ऑफ PWD स्टोर्स आर ग्रुप्ड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था किसी वीडियो में, आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा कि जो PWD स्टोर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके 4 क्लासेज होते हैं, और इन 4 क्लासेज को 2 कैटेगरी में ग्रुप किया गया, मतलब कि एक कैटेगरी है और ये दूसरा कैटेगरी है, उसके अंतर्गत ये 4 क्लासेज है। तो जो हमारे 2 कैटेगरी होता है PWD स्टोर्स का, एक कैटेगरी होता है सस्पेंस स्टॉक का और दूसरा होता है फाइनल। तो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, एक सस्पेंस होता है स्टॉक और दूसरा फाइनल होता है, जिसमें कि, और ये हमारा क्लासेज क्या है? तो पहला क्लास स्टॉक है, दूसरा रोड मेटल है, तीसरा टूल्स एंड प्लांट है, और चौथा मशीनरी स्पेशली फॉर ए वर्क है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे कि 4 क्लासेज है, स्टॉक है, रोड मेटल है, ठीक है, क्या क्या चीज़ है? स्टॉक है,
रोड मेटल है, टूल्स एंड प्लांट्स हैं और मैसेनरी है, ठीक है, स्पेशली फॉर ए वर्क। तो ये 4 क्लासेज हो गया और ये 4 क्लासेज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, वन इज सस्पेंस एंड द सेकंड इज फाइनल। तो सस्पेंस हेड है और एक फाइनल हेड है, ये आप ध्यान में रखेंगे, जरूर क्वेश्चन इस पे बेस्ट पूछे जा सकते हैं। व्हेन रोड मेटल इज एक्वायर्ड स्पेशली फॉर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, इट्स कॉस्ट विल बी डेबिटेड। कह रहा है कि रोड मेटल इज एक्वायर्ड स्पेशली फॉर यूज, ठीक है, रोड मेटल एक्वायर किया गया और यहाँ पे वर्ड ध्यान देंगे, स्पेशली है किस चीज़ के लिए, फॉर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड। तो रोड मेटल स्पेशली किसी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए आया है, जनरल पर्पस के लिए नहीं आया। जो भी रोड मेटल आया है वो स्पेशली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए आया है, इट्स कॉस्ट विल बी डेबिटेड। तो उस केस में 5054 में उसका आएगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है, और ये कैपिटल टाइप का है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। 5054 जो रोड से रिलेटेड हमारा मेजर हेड है उसमें जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द डिसबर्सिंग ऑफिसर शुड वेरीफाई द टोटल ऑफ ऑल पोस्टिंग इन द बैंक कॉलम ऑन द पेमेंट साइड विथ रेफरेंस टू। द डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो भी डिसबर्सिंग ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करेंगे किस चीज़ को, कि जो भी टोटल है, टोटल ऑफ ऑल पोस्टिंग्स इन द बैंक कॉलम, ठीक है, हमारा जो पेमेंट साइड होगा, पेमेंट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें जो भी पोस्टिंग है, जो भी फिगर है, उस फिगर को वेरीफाई करेगा डिसबर्सिंग ऑफिसर विथ रेफरेंस टू, ठीक है, पेमेंट साइड में है उसके बैंक कॉलम में जो भी फिगर है, जो भी फिगर है तो उसका टोटल वेरीफाई करेगा, डिसबर्सिंग ऑफिसर वेरीफाई करेगा। और ये किससे मिला करके वेरीफाई करेगा, तो जो काउंटर फाइल है एंड रिकॉर्ड स्लिप ऑफ चेक बुक है, तो काउंटर फाइल और रिकॉर्ड स्लिप ऑफ चेक बुक से इस चीज़ को वो वेरीफाई करेगा कि बैंक कॉलम, जो पेमेंट साइड में बैंक कॉलम इसमें जो भी फिगर है वो सारा सही है या गलत है, या डिसबर्सिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा कि डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री व्हेन अ परमानेंट इंटरेस्ट इज ड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम। मेजर हेड कह रहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री क्या होगा, जब परमानेंट इंटरेस्ट में से यदि फर्स्ट टाइम विदड्रॉ किया जा रहा मनी, तो उस केस में 8672 को डेबिट कर लेंगे और 8782 को हम क्या करेंगे, उसको मतलब कि क्रेडिट कर लेंगे। तो ये चीज़ है, जैसे कि परमानेंट इंटरेस्ट से जब हम फर्स्ट टाइम विड्रॉ करेंगे, मनी वहाँ से ड्रॉन करेंगे, तो 8672 को हम डेबिट करेंगे और 8782 को क्रेडिट कर लेंगे। लेकिन जब हम यही चीज़ क्लोज करेंगे इसको, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, चूँकि डेबिट क्रेडिट पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, तो डेबिट क्रेडिट वाले ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। इसमें है द इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स रेस्ट विथ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट एग्ज़ाम जो तो हमारा 21 का एग्ज़ाम 1 हुआ था, 21 ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट एग्ज़ाम, उसमें शायद ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इसको याद रखेंगे कि इनिशियल अकाउंट, जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिकॉन्सिलेशन की इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाओ की होती है। कंपिटेंट टू ग्रांट एडवांस टू द फैमिली ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। जो भी डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को यदि ग्रांट दिया जा रहा है, एडवांस ग्रांट किया जा रहा है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो HOD मतलब हेड ऑफ ऑफिस और हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो कॉम्पिटेंट है। द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व विथ मैन्युफैक्चर एंड वर्कशॉप अकाउंट। जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चर और वर्कशॉप अकाउंट से, तो वो ऑपरेशन और ये आउटटर्न है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। मैन्युफैक्चर अकाउंट से रिलेटेड दो अकाउंट्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर एंड वर्कशॉप अकाउंट से रिलेटेड दो अकाउंट है, और वो दो अकाउंट कौन कौन है, ऑपरेशन का, एक आउटटर्न का। मेजर हेड सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड बाय PWD गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो मेजर हेड क्या होगा, यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट PWD या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, तो जो मेजर हेड होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो 8674 होता है। हम लोगों ने डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था 8334, जो नहीं सॉरी 8443 होता है, 8443 ये डिपॉजिट का हेड होता है, सिविल डिपॉजिट का। तो यदि PWD गवर्नमेंट या जो भी है सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
तो वो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट 8674 मेजर हेड में जाएगा। मेजर हेड फॉर कैश इन ट्रांजिट के लिए मेजर हेड कौन होगा? तो 8999। यदि कैश इन ट्रांजिट है तो उस केस में मेजर हेड 8999 होगा। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट रिलीफ वर्क शैल बी डेबिटेड टू। तो जो एक्सपेंडिचर है किस ग्राउंड पे? तो ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट रिलीफ वर्क, ठीक है, डायरेक्ट रिलीफ वर्क है, शैल बी डेबिटेड टू। यदि डायरेक्ट रिलीफ वर्क है सॉरी डायरेक्ट रिलीफ वर्क है तो जो एक्सपेंडिचर होगा डायरेक्ट रिलीफ वर्क पे तो वो 2245 में डेबिट होगा, ये भी याद रखेंगे। कैश बुक एंट्री फॉर अ चेक रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी। कैश बुक एंट्री है किस चीज़ का? तो चेक रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी एंड इज रिफंडेड आफ्टर अ वीक। तो कैश बुक एंट्री क्या होगा? यदि कोई चेक रिसीव्ड हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, ऑन अकाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी दैट इज रिफंडेड आफ्टर अ वीक। तो रिसीट इन कैश कॉलम ऑन द डे रिसीव्ड, जिस डे में रिसीव्ड हुआ है उसके रिसीट कॉलम में, कैश कॉलम में, रिसिप्ट साइड के कैश कॉलम में उसको शो करेंगे। एंड ऑन द डे ऑफ रिफंड इशू ऑफ चेक इन बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड। तो कैश बुक एंट्री हम क्या करेंगे? तो कैश बुक एंट्री यदि रिसीट साइड में हम देख लेते हैं कि इसके कैश कॉलम में, कैश कॉलम में क्या करेंगे? जिस दिन रिसीव किए उस दिन का एंट्री होगा। एंड ऑन द डे जिस दिन हम उसको रिफंड कर रहे हैं या जिस दिन हम उसको इशू कर रहे हैं तो उस दिन चेक, ठीक है, इशू ऑफ चेक इन बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड में हम उसको करेंगे। कंप्लीशन ऑफ वर्क इज सबमिटेड टू। यदि वर्क है कोई अंडर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है तो जो कंप्लीशन स्टेटमेंट होगा वो किसको सबमिट किया जाएगा? तो पीएओ या एजी को सबमिट किया जाएगा। वर्क स्लिप इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म CPW39। CPW पे फॉर्म्स में मैं वीडियो कभी लाऊंगा तो तब तक आप लोग इसको जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको याद रखेंगे कि वर्क स्लिप हमारा कहाँ बनता है? CPW39 में बनता है। 129 है स्टेट द प्राइस एट विच अनयूज्ड मटेरियल इशू rate of that was rupees 525 including storage charges, 5% return to store will be accounted for। तो ये कह रहा है कि प्राइस बताना है जिस पर कि अनयूज्ड मटेरियल इशू रेट ऑफ दैट वाज ₹525। तो जो मटेरियल है उसका इशू रेट था 525 था इशू रेट, और वो कह रहा है, और 525 इंक्लूडिंग स्टोरेज चार्जेस, उसमें 5% का स्टोरेज चार्जेस लगा था। तो वे कह रहा है कि जब वो रिटर्न टू स्टोर होगा तो विल बी अकाउंटेड फॉर। तो उसको क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि स्टोरेज चार्जेज को जो है एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टोर से मटेरियल कहीं पे दिया, ठीक है, ये हमारा स्टोर हो गया और ये हमारा वर्क हो गया। तो हमने जब यहाँ से मटेरियल यहाँ दिया तो हमने उस पर कुछ स्टोरेज चार्जेस एट द रेट 5% चार्ज किया हुआ था, लेकिन जो अनयूज्ड रह गया है तो हम इसको जब यहाँ से वापस लाएंगे तो उस केस में जो उसका हमारा जो 525 का जो इशू रेट था, इसमें चूंकि स्टोरेज चार्जेज है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि स्टोरेज चार्जेज को हम एक्सक्लूड कर देंगे जब ये वापस आएगा। तो हम 5% को हटा देंगे, मतलब कि हमारा जो प्राइस एक्चुअली था वो 500 था और 5% स्टोरेज चार्जेज मिला करके ये 525 होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब रिटर्न लेंगे तो सिर्फ 500 को ही रिटर्न लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 130। द सप्लीमेंट्री अकाउंट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन शैल बी सबमिटेड टू एजी बाय। कह रहा है कि जो सप्लीमेंट्री अकाउंट है ऑफ अ फॉरेस्ट डिवीजन शैल बी सबमिटेड टू एजी। फॉरेस्ट डिवीजन का सप्लीमेंट्री अकाउंट जो है एजी को सबमिट किया जाएगा। तो बाय 1 जून सप्लीमेंट्री अकाउंट शुड बी क्लोज्ड बाय 20 मई। क्लियर है? तो जो सप्लीमेंट्री अकाउंट्स हैं फॉरेस्ट डिवीजन से वो सबमिट होगा टू एजी बाय 1 जून को होगा, और सप्लीमेंट्री अकाउंट शुड बी क्लोज्ड बाय 20 मई। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं इसे यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। और तब तक के लिए आप सब लोगों को, आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।
और तब तक के लिए जय हिंद।